हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेक्शन से जुड़े कुछ और टर्म्स को समझेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, जिसमें है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन थ्रू और प्रिज्म भी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो लिक्विड में रखा गया है, ठीक है, अगर कोई कॉइन लीजिए या फिर कुछ भी आप मटेरियल लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उसको आप पानी के नीचे रखिए। ठीक है, जब आप उसको ऊपर से देखते हैं तो वो अपनी जो ओरिजिनल हाइट है उससे कुछ ऊपर आपको दिखता है। वो अपनी जो उसको आपको दिखता है ना, जिस वो लेंथ पे, जिस हाइट पे आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है, वो अपनी जो ओरिजिनल हाइट है, जो ओरिजिनल उसकी डेप्थ है, वो उससे ऊपर दिखता है। तो मीन्स यहाँ से जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए ब्लैक जो है ना, ये ब्लैक दिखा रहा है उसकी ओरिजिनल पोजीशन को, और जब आप उसको ऊपर से देखते हैं लिक्विड के अंदर, तो फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उसकी शिफ्टिंग होती है, वो थोड़ा ऊपर से ऊपर आपको दिखता है, थोड़ा ऊपर हाइट में, मतलब हाइट उसकी जो डेप्थ है वो उसकी ओरिजिनल डेप्थ से कम रहती है। तो इसके लिए क्या होता है, सेम फॉर्मूला आप इसका डेरिवेशन करेंगे। तो मान लीजिए कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और जो इसकी हाइट है, लिक्विड की थिकनेस या लिक्विड की हाइट, या फिर आप उसका ग्लास, कोई ग्लास लीजिए, ग्लास स्लैब लीजिए, ग्लास का टुकड़ा लीजिए, कांच का टुकड़ा लीजिए, और उसके नीचे भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी भी हाइट, उसकी भी जो डेप्थ है वो थोड़ा ऊपर आपको दिखेगा। जो ओरिजिनल पोजिशन है उससे वो आपको ऊपर दिखता है। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे, तो अगर उसकी थिकनेस क्या है, टी है, मटेरियल की थिकनेस या ट्रांसपेरेंट मटेरियल की थिकनेस क्या है, टी है, या फिर इसको आप हाइट एच के टर्म में भी इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने टी सिंबल लिया हुआ है। अगर इसकी थिकनेस क्या है, टी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मटेरियल क्या है, लिक्विड का क्या है, एन है। यहाँ पे लिक्विड की जगह पे ग्लास भी हो सकता है। ठीक है, ग्लास के नीचे कोई भी कॉइन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रख के देखो तो वो भी सेम केस होता है। तो और इसकी पोजिशन में शिफ्टिंग क्या एक्स है, then this normal shift x will be equal to t 1 minus 1 by n, t 1 minus 1 by n। आपको ये कह देते हैं कि कोई है कांच, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2 और 1.3, कांच का फिक्स होता है। ठीक है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, कांच है या लिक्विड है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इस कांच की थिकनेस है टी में आपका कुछ भी सेंटीमीटर लगा दिया गया, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। अब आपको ये कहते हैं उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी नॉर्मल शिफ्टिंग कितनी होगी, वो कितना उसमें पोजीशन में चेंज आएगा। देन दैट एक्स विल बी, नॉर्मल शिफ्ट एक्स विल बी इक्वल टू टी 1 minus 1 by n। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल एंगल क्या होता है। रे आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरह बेंड होती है। देन रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ रे विल गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल गो अवे फ्रॉम द, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देन दिस रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हटती हुई बेंड होती है। तो जब आपको ये एंगल जो इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आप बढ़ाते जाओ तो उतना ही आपकी ये नॉर्मल से दूर होती जाएगी ये रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका आई होता है, इसको आप इंक्रीज करते जाइए। रे आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही उसी हिसाब से आपकी रे भी ये नॉर्मल से और ज़्यादा दूर हटती हुई जाएगी और ज़्यादा दूर बेंड होगी। तो एक पर्टिकुलर एंगल आईसी के लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। फॉर अ पर्टिकुलर एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R will be equal to 90 degree, then that angle I known as critical angle. What is critical angle? When ray travel from denser medium to rarer medium for a particular angle, angle of refraction will be 90 degree, that angle known as critical angle. So critical angle is the angle for which angle of refraction will be 90 degree. Critical angle is angle of incidence for which angle of refraction will be 90 degree। ठीक है, अब आप देखिए अगर आपकी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, क्रिटिकल एंगल के लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री है। अब आप क्या करिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप दूसरी रे लीजिए, उसके लिए जो एंगल लीजिए वो आप क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा ले लीजिए। अब ये जो एंगल है क्या, आई हो गया, और एंगल आई इज ग्रेटर देन आई सी। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अब आपका इसके लिए तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है।
जब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो भैया आपका क्या हो जाएगा, रे आपकी इस तरीके से सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, उस केस में अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टर्म में देखें यहाँ से, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स रे आपका सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, सेम डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। एंड दिस फिनोमिना नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जनरली रिफ्लेक्शन कब होता है, रिफ्लेक्शन अगर आपका रे क्या हो रहा है, एक मीडियम में है और वो किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है और सरफेस का दूसरा साइड क्या है, वो आपका पॉलिश्ड है। लेकिन यहाँ पे सरफेस का दूसरा साइड पॉलिश नहीं है, यहाँ पे स्पेशल केस है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन यहाँ कब हो रहा है, आपका दोनों साइड देखिए पॉलिश सरफेस नहीं है, यहाँ पर क्या एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही है और रे आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। और रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो एक उसका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा उसका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो उसके लिए एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा और रे सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहले दो कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन क्या है, रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, रे जब आपके डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। ओके। एंड सेकंड कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आई सी। When ray will go from denser medium to rarer medium and angle of incidence I will be greater than critical angle, for that case ray will come back to the same medium, same denser medium, and this is called total internal reflection. रे अपनी उसी डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। एंड दिस फिनोमिना नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इससे दो कंडीशंस क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन, रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड सेकेंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आई सी। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस था। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितने टॉपिक इससे पहले डिस्कस किए थे वो आपके बेसिक्स थे, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। अब ये आपका 12th के हिसाब से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। हाउ रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस थ्रू अ प्रिज्म। ये आपका मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में आपके तीन है, ए बी सी, ये तीन आपके एंगल हैं। अब आपका इसमें स्पेसिफिक प्रिज्म एंगल का कौन सा होता है, इसमें आपका एक प्रिज्म एंगल होता है। तो प्रिज्म एंगल इस डायग्राम में ए है। तो देखिए आपका कोई इंसिडेंट रे है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है। फिर वो प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस से क्या होगा, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। नेक्स्ट अब आपका ये सेकंड प्रिज्म के सेकंड सरफेस पे क्या होगी, जाकर स्ट्राइक होगी और उसके बाद फिर वो अपने सेम एयर मीडियम में वापस आ जाएगी रे। तो रे इस तरीके से गई, फिर पहले बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन हुआ था तो रे आपका क्या हो गया था, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी, इसलिए रे आपका नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी। सेकेंड टाइम में क्या हो गया, रे अब आपका क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रही है, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाती हुई इस तरह से आपका इसका मूवमेंट होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब आपकी ये इमर्जेंट रे है, सो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। इसको आपका ये I1, इसको यहाँ पे I2 से भी इंडिकेट करते हैं। I से ही इंडिकेट क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों का मीडियम सेम है। अब आप ये देखिए, तो ये तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा सेकंड टाइम के लिए। लेकिन हमने सेम मीडियम ना, देखिए कांच है, ये आपका क्या है, ग्लास का प्रिज्म है, तो ये आपका मीडियम सेम है और ये बाहर वाले मीडियम सेम है, इसलिए इसको I1 इसको I2 से भी इंडिकेट करते हैं और इसको R1 एंड R2 से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन आपको इस प्रिज्म के थ्रू निकालना है कि आपका रिफ्रैक्शन अगर प्रिज्म के थ्रू होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल क्या होगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बताए ना, इफ रे विल गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ओके, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। पहले रे ऐसे गई तो पहले इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ये लेकिन डेविएट होकर ऐसे गई, ठीक है। अब ये रे फिर ऐसे आई,
फिर ये इस तरीके से डेविएट हो गई। तो मीन्स टोटल आपका देखिए यहाँ पे 2 बार डेविएशन हुआ है। रे का कितने बार डेविएशन हुआ है? 2 टाइम्स डेविएशन हुआ है। तो रे पहले ऐसे गया, फिर ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, फिर और आपका इधर आया तो और ये फिर अपने पाथ से डेविएट हो गई है। तो रे का जो ओरिजिनल पाथ था वो तो ये था, देखिए ब्लैक लाइन से दिखाया गया है। रे का ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन अब जो रे आपको मिली वो ऐसे मिली हुई है। तो जो ये आपका ओरिजिनल पाथ था रे का और जो आपकी इमर्जेंट रे है, इनके बीच में अगर आप देखेंगे जो एंगल है, दिस एंगल नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल, दिस एंगल डेल नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल। आपको जब रिफ्रैक्शन ही एक्सप्लेन किया तभी मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बाय विच द रे विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये रे है, इस तरीके से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन उसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, ओरिजिनल पाथ ये था, फाइनल रे ये मिली है। तो ये ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल जो रे था और रे का ओरिजिनल पाथ था उससे किस एंगल पर डेविएट हो गई है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल। तो अब यहाँ पर हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल होता है प्रिज्म एंगल। रे प्रिज्म के जिस साइड पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, और जिस साइड पे आपको क्या होती है, इमर्ज होती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस या फिर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपकी जिन 2 साइड्स में होती हैं प्रिज्म के, जिस 2 साइड्स पर ये दोनों रे इंसिडेंट होती हैं या फिर जहाँ से इमर्ज होती हैं, उनके बीच का जो एंगल है दैट एंगल नोन एज प्रिज्म एंगल। वैसे प्रिज्म के तो ये ए बी सी सारे एंगल हैं, लेकिन जो फॉर्मूले में यहाँ पर आपका प्रिज्म एंगल यूज होता है तो आपको ये ध्यान रखना है इंसिडेंट रे जिस साइड पर रे इंसिडेंट होती है और जिस साइड से रे आपकी इमर्ज होती है, उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है दैट एंगल नोन एज प्रिज्म एंगल। यहाँ पे हमारा प्रिज्म एंगल क्या है, ए है। अगर रे आपका इस साइड पर इंसिडेंट हो और उसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इमर्ज हो, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट हो और इस वाली साइड से इमर्ज होगी, तो उस केस में आपका ये एंगल बी आपका क्या होगा, प्रिज्म एंगल होगा। लेकिन रे हमारी इस तरीके से इंसिडेंट हुई है और यहाँ से इमर्ज हुई है और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या ए है, सो दिस एंगल इज प्रिज्म एंगल ए। अभी हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपका अगर आप यहाँ देखिए तो ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या R1 है। तो अगर आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, ये टोटल एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल होगा आपका आई। ये देखिए ये इस तरीके से बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा और उसका ये आधा पार्ट क्या आर है। तो जो यहाँ का ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट होगा आपका आई माइनस आर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस आर। ठीक है, सेम आप इधर देखिए, अब इधर भी देखिए ये आपका ई है और तो ये टोटल एंगल क्या होगा, ई होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये टोटल एंगल ई होगा और ये वाला पार्ट के R2 है। तो ये वाला पार्ट कितना होगा एंगल का, ये एंगल होगा आपका ई माइनस R2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल आपका इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और ये एक आउटर एंगल है उसका, ये आउटर एंगल डेल है, इसका ये वाला एंगल है आई माइनस R1 और ये एंगल है ई माइनस R2। इस ई को आपका बहुत जगह I2 से भी इंडिकेट किया गया है और आई को आपका I1 से भी इंडिकेट किया गया है। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका ट्रायंगल में होता है, ट्रायंगल है 2 एंगल इस तरीके से, तो आपका जो ये आउटर एंगल डेल होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो दिस डेल विल बी, एंगल ऑफ डेविएशन डेल विल बी इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। ये कैसे आएगा, आपके ये 2 जो एंगल होंगे इन दोनों का सम होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आप ये वाला फॉर्मूला देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल APQ। तो देखिए आपके ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल APQ देखिए तो आपके जो 3 एंगल हैं, तो ये आपका फर्स्ट एंगल A, यहाँ पे जो आपका P बनेगा, तो इस तरीके से एक और यहाँ पे ट्रायंगल है आपका, ये A वाला पॉइंट है, ये P वाला पॉइंट है, Q वाला पॉइंट है। P वाले पॉइंट में इस तरीके से आपका, Q वाले पॉइंट में इस तरीके से। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपका ये क्या है, नॉर्मल ड्रॉ हुआ ना सरफेस पर, और ये एंगल R है, तो जो ये वाला एंगल है ये आपका यहाँ सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ हुआ, तो मतलब टोटल एंगल के 90 डिग्री है, उसका ये वाला पार्ट क्या है, R1 है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस R1।
90 माइनस आर वन, 90 माइनस आर वन। तो ये एंगल कितना है आपका ए है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ट्रायंगल का। ट्रायंगल देखिएगा आप, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखना है, छोटे वाला नहीं देखना है। छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है वो आपका क्या होगा, आई माइनस आर वन है। लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं पूरे एंगल की, तो ये टोटल कितना 90 डिग्री है, ये वाला पार्ट आर वन है, तो ये वाला पार्ट होगा आपका 90 माइनस आर वन। तो एंगल ए प्लस दिस एंगल 90 माइनस आर वन प्लस सिमिलरली आपका यहाँ पे देखिए ये आपका 90 डिग्री नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला पार्ट R2 है, तो ये पूरा रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा आपका, ये 90 माइनस R2, 90 माइनस R2। तो ये तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो आपका कितना होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, ये APQ, और इसके तीनों एंगल्स का सम हमने लिया है, तो दैट विल बी 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आपके 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू आएगा प्रिज्म एंगल ए विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ये R1 है, ये R2 है, देन प्रिज्म एंगल ए विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्क्ले फॉर्मूला है, डेल्क्ले फॉर्मूला आया है, ये आपने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया है। इट विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, एंड R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ गई है, ए आ गई है। सो डेल विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर, डेल विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। R1 प्लस R2 के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर दिया है, ए। अब एक स्पेशल केस होता है फॉर मिनिमम डेविएशन। अगर आप इस केस कंसिडर करके चले मिनिमम डेविएशन का, कि हमारा जो रे है उसमें क्या हो रहा है, मिनिमम डेविएशन हो रहा है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से किस कंडीशन में इसका जो डेविएशन होगा मिनिमम होगा, तो उस केस के लिए क्या लेंगे, फॉर दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस ई। ये आई और ई इक्वल होंगे, एंड दिस वैल्यू ऑफ R1 विल बी इक्वल टू R2। व्हेन ई विल बी इक्वल टू आई एंड R1 विल बी इक्वल टू R2, फॉर दैट केस दिस वैल्यू ऑफ डैश दिस डेविएशन, जो आपका ये डेविएट हुई है रे अपने ओरिजिनल पाथ से, उसका ये डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। देखिए अगर मिनिमम डेविएशन होगा तो क्या केस लिया, आई विल बी इक्वल टू ई एंड R1 विल बी इक्वल टू R2। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, व्हेन आई विल बी इक्वल टू ई देन दिस वैल्यू डेल मिनिमम विल बी इक्वल टू 2i माइनस ए। वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस डेल मिनिमम विल बी इक्वल टू 2i माइनस ए, एंड ए इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2r, एंड डेल मिनिमम विल बी इक्वल टू 2i माइनस ए। अब इनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। जब आपका रिफ्रैक्शन होता है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एन विल बी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे, आई और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम डेल मिनिमम इक्वल टू 2i माइनस ए है, तो यहाँ से i के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, i इक्वल टू आ जाएगा फॉर्मूला डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, एंड r की वैल्यू r इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से a बाई 2। तो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर में इस फॉर्मूले में हमने i की वैल्यू पुट कर दिया एंड r की भी वैल्यू पुट कर दिया, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2। ये आपका डिवाइड में दोनों टर्म्स के डिवाइडेशन में, ठीक है, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। यहाँ पर आई और आर की वैल्यू इस फॉर्मूले से पुट कर दिया, जो हमारा डेल मिनिमम और ए की वैल्यू है वहाँ से आई और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करके हमने ये हमारे स्नेल्स लॉ में इस वैल्यू को पुट कर दिया है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला हमें मिल गया है। ठीक है, अब आप देखिए अगर आपका प्रिज्म क्या है, बहुत ही पतला है, फॉर थिन प्रिज्म और फॉर स्मॉल एंगल। अगर आपका प्रिज्म क्या होगा, पतला होगा, थिन होगा, और आपका क्या होगा, प्रिज्म एंगल बहुत ही छोटा होगा फॉर स्मॉल एंगल, उस केस में क्या करेंगे हम, साइन थीटा को थीटा का कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा, इसीलिए इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, थिन प्रिज्म के लिए साइन टर्म हटा देंगे, देन दिस एन विल बी इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई ए बाई 2। तो a बाई 2 यहाँ डिवाइडेशन में, यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा,
और फिर यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमारी डेल मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, डेल मिनिमम इक्वल टू n-1 a। हियर a इज प्रिज्म एंगल एंड n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको ये डेरिवेशन भी आता है। और ऐसा ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अगर आप डेल और आपका ये ग्राफ बनाएं तो आई की वैल्यू के लिए, तो जब आपकी आई की वैल्यू क्या होगी, आई विल बी इक्वल टू ई, फॉर दैट केस दिस डेविएशन डेल विल बी मिनिमम, ठीक है। और जैसे जैसे आपका आई का वैल्यू बढ़ेगा उस तरीके से आपका डेविएशन इस तरीके से होगा, ठीक है। यह आपका एक मैक्सिमम डेविएशन होता है व्हेन आई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा डेल एंड आई के बीच में। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर स्मॉल एंगल और फॉर थिन प्रिज्म डेल मिनिमम विल बी इक्वल टू n-1 a। कोई प्रिज्म दे दिया जाएगा, उसका प्रिज्म एंगल दे दिया जाए कि ये है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज दिस, देन फाइंड द मिनिमम डेविएशन, वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ रे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे रिफ्रैक्शन at a single surface, then refraction through a lens. Thank you.